हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बारिश में सब्जी बेचने वाली बहू। सुजाता का पति नरेश दिहाड़ी मजदूरी करता, जिससे उसे कभी आमदनी होती तो कभी नहीं, जिससे उनका घर चलना तक मुश्किल हो गया था। आज मुश्किल से आधे दिन के लिए ही काम मिला था सुजाता, इसलिए ये 200 रुपए ही दिहाड़ी बन पाई है। ये लो, इससे तुम घर में साग सब्जी और राशन ले आना। लेकिन 200 रुपए में तो क्या ही आएगा जी, इतने कम पैसों में भला कैसे गुजारा होगा। अब वो करे भी तो क्या करे बहू, तुम तो जानती हो आजकल सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए हैं। हाँ माँ, और मेरा काम भी ऐसा है कि आज है और कल नहीं। ऊपर से अब बरसात का मौसम आ जाएगा तो काम मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, क्यों ना मैं अपने आंगन की क्यारी में सब्जियां उगाकर बेचूं। बरसात का मौसम आने वाला है, जल्दी उग भी जाएंगी और उन्हें बेचकर अच्छी कमाई भी हो जाएगी और हमारी खुद की सब्जी खरीदने के पैसे भी बच जाएंगे। तेरा विचार तो अच्छा है बहू, और तेरे इस काम में मैं भी तेरी मदद करूंगी। लेकिन तुम दोनों ये कर पाओगी? आप हम पर विश्वास रखिए, हम सास बहू मिलकर ये कर लेंगी। अब दोनों सास बहू अगले दिन ही बाजार से जाकर बीज और खाद ले आती हैं और सुबह से शाम तक उस जमीन पर खुदाई कर उसमें बीज बोकर खाद डाल देती हैं और खूब मेहनत से वो दोनों आंगन में तरह तरह की सब्जियों के बीज बो देती हैं। तभी सामने से काफी देर तक ताक झांक कर रही उनकी पड़ोसन जानकी वहां आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सास बहू आंगन की सफाई कर रही हैं। अरे ये क्या, तुमने तो अपने घर के आंगन को पूरा खेत ही बना डाला, सब्जियां उगा रही हो। भाजी की दुकान खोलने का इरादा है क्या? लो, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कोई काम कर रहे हैं? जानकी दीदी, हम लोग सब्जियां उगा रहे हैं, तुम तो जानती ही हो अकेले के कमाने से गुजारा नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस आंगन में सब्जियां उगाकर बेच दो, थोड़े पैसे आ जाएंगे। बस वही माँ जी और मैं बीज बो रहे थे। अच्छा, तो ये बात है, चलो ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं चलती हूँ। अरे बहू, तू इसे नहीं जानती है, ये जानकी बहुत चालाक है। इसका पति तो अच्छी खासी दुकान पर नौकरी करता है, बेचारा बहुत शरीफ है, पर इसकी तो वही गंदी आदत है, जो काम किसी को करता देख ले वो बिल्कुल वैसे करने लगती है। अब तुम देखना, हमने ये सब्जियां उगाई है ना, ये भी अपने आंगन में उगाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अब कर ही क्या सकते हैं, उगानी होंगी तो उगा लेगी, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। पड़ोस में रहने वाली जानकी बहुत ही चालाक औरत थी। उसने भी अगले दिन अपने आंगन में सब्जियों के लिए बीज बो दिए। पर कहते हैं ना, जब तक कोई कार्य पूरी मेहनत से ना किया जाए उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता, और यही हुआ। जानकी ने देखा देखी काम तो शुरू कर लिया, पर वो सुजाता की तरह मेहनत से सब्जियां नहीं उगा पाई। माँ जी देखो, हमारे आंगन में कितनी बढ़िया मेथी पालक सरसों की खेती हुई है। हाँ बहू, ये तो बहुत ही हरी हरी साग सब्जियां उगाई हैं। माँ जी, अब मैं ये सब्जियां बेच आती हूँ। तू अकेले जाएगी क्या? हम दोनों ने साथ में मेहनत की है तो सब्जियां भी साथ में बेच कर आएंगे। लेकिन माँ जी, आप इस उम्र में इतना काम कैसे करेंगी? बहू, तू मुझे क्या बुढ़ी समझती है? अरे अभी तो मैं जवान हूँ, वो तो बस बाल जरा सफेद हो गए। सही कहा माँ जी। चल, अब खड़े खड़े हंस क्या रही है? दोनों सास बहू साथ में जाकर सब्जियां बेचेंगी। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, एक से भले दो। सही कहा माँ जी। और अब दोनों सास बहू सर पर टोकरी उठाए सब्जी बेचने निकल जाती। सब्जी ले लो सब्जी, गोभी, बैंगन, तोरी, घिया, सीताफल, जो चाहिए ले जाइए। आइए आइए। अम्मा, ये 1 किलो गोभी कैसे दी? वैसे तो 40 की है बेटा, लेकिन तू अपने गांव का है तो 30 में ले जा। ठीक है अम्मा, फिर कर दो 2 किलो। पहले दिन ही दोनों सास बहू की अच्छी खासी कमाई हो गई। ये देख दोनों बड़ी खुश हुई। अब वो दोनों रोज नरेश के काम पर जाने के साथ ही सब्जी की टोकरी लेकर निकल पड़ती। एक रोज बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है। बहू, मौसम काफी बिगड़ गया है, लगता है जोरों की बारिश आने वाली है। ऐसे में हम बारिश में सब्जी बेचने कैसे जा पाएंगे? लगता है आज तो हमारी कमाई ही नहीं हो पाएगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, हमारे ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें सब्जी बेचने तो जाना ही होगा,
और ये तो अच्छा मौका है पैसे कमाने का, क्योंकि आज कोई ठेले वाला ठेला लेकर निकलेगा ही नहीं, और इसका फायदा उठाकर हम सास बहू बारिश में भी सब्जी बेचने जाएंगे और लोगों के घरों तक जाकर सब्जी बेच कर आएंगे। लेकिन बहू, ऐसा ना हो बरसात में भीगने के कारण हम पूरी तरह भीग जाएं और बीमार पड़ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा माँ जी, क्योंकि इसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये पन्नी का इंतजाम कर लिया है। अरे वाह, इसमें तो हमारे साथ साथ सब्जी की टोकरी भी ढक जाएगी। सच में बड़ी ही समझदार बहू है मेरी। सुजाता बड़ी ही समझदार थी, इसलिए उसने पहले ही पन्नी से दोनों के लिए बड़ा सा रेनकोट जैसा सिलकर रख लिया था। दोनों सास बहू सर पर टोकरी उठाकर बारिश में भी सब्जी बेचने निकल पड़ती है, जिससे अब कुछ लोग तो उन्हें बारिश में भी सब्जी बेचने वाली सास बहू कहने लगे। अब वो दोनों बारिश में अच्छी कमाई करती हैं, और यही देख उनकी पड़ोसन उनसे खूब चलती है, और खासकर सुजाता से। और एक दिन उसने चोरी छुपे सुजाता के बगीचे में जहरीली दवाई छिड़क दी। सुजाता ने देखा इस बार उसकी सारी सब्जियां खराब हो गई। पालक और मेथी में कीड़ा लग गया। माँ जी, ये कैसे हो सकता है? हमारी तो पालक मेथी बहुत अच्छी उगती है, पर इस बार तो इसमें कीड़ा लग गया है। देखो माँ जी, सारा साग खराब हो गया। अब हम क्या बेचेंगे? कोई बात नहीं बहू, एक बार दोबारा बीज फैला दो, कुछ दिनों में दोबारा सब्जियां उगाएंगी। तब तक तुम जो ये सब्जियां हैं इन्हें बेच लो। हाँ, वही करती हूँ। कुछ दिनों का तो इंतजार करना ही होगा। बड़ी मुश्किल से सुजाता ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ने शुरू किए थे, तो यहाँ पर जानकी ने अपना रूप दिखा दिया। सुजाता ने थोड़ी बहुत बची हुई सब्जियां बेच दी। अब जो पैसे जुड़े हुए थे वो रोज खर्च होने लगे। क्या हुआ सुजाता, तुम्हारा मन ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सोचा था इस बार अच्छी साग सब्जी उगी है तो वो बेचकर पैसे अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे, तो थोड़ा घर भी पक्का करवा लूंगी। तीज त्योहार भी आ रहे हैं, पर सारी साग सब्जी खराब हो गई थी, जिसे पैदा होने में इस महीने समय लग जाएगा। कोई बात नहीं सुजाता, तब तक तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर तुम्हारी सब्जियां खराब कैसे हो गई भाई? तुमने तो बहुत बढ़िया बीज जमीन में बोए थे। हो सकता है वैसे ही कीड़ा लग गया हो। बड़ी मुश्किल से गरीब सुजाता ने सब्जियां बेचने का काम शुरू किया, और बीच में जानकी ने अड़ंगा डाल दिया। जानकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है जानकी, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है। जानकी अपने पति मनोज को सारी बात बताती है। जानकी की बात सुनकर मनोज उस समय चुप हो जाता है, पर उसे अपनी पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो शाम के समय सुजाता के घर पहुंचता है। माताजी, सुजाता बहन, जानकी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, वो नफरत की राह पर चल रही है। कोई बात नहीं भैया, मैंने फिर से सब्जियां बो दी हैं। हाँ, थोड़ा नुकसान तो हुआ, पर कोई बात नहीं। जानकी दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया। पर भाभी, मैं जानकी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ, जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। कैसी मदद भैया? मनोज चाहता था कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो एक उपाय सोचता है। कुछ दिनों बाद जानकी देखती है कि सुजाता के बगीचे में फिर से सब्जियां उगाई हैं। अब वो एक बार फिर से उन सब्जियों को खराब करना चाहती थी। सुजाता और सरोज जानती थी कि जानकी उनकी बातों को सुन रही है। बहू, तुम्हें पता है साग कितना महंगा बिक रहा है। बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी इस बार साग से। पर माँ जी, रूपा की सगाई में जाना तो बहुत जरूरी है, वहां से आने में शाम हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, ये साग हम कल काट लेंगे। हमारे घर कौन सा कोई चोर उचक के आ रहे हैं जो ये साग लेकर जाएंगे? क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ और क्या माँ, मैंने भी छुट्टी ले ली है। जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर रूपा की सगाई में भी तो जाना है। जाओ जाओ, रूपा की सगाई में जाओ। पीछे से साग का एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी। सारा का सारा साग तोड़कर मैं बाजार में बेच आऊंगी। मेरे तो पैसे बन जाएंगे। सब जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। वो लोग रूपा की सगाई के बहाने घूमने के लिए चले गए। कुछ घंटे बाद जब वो लोग लौटे तो उनका सारा बगीचा खाली था। जानकी सारा साग तोड़कर बेचकर आ चुकी थी। अब सुजाता जानकी के पास गई। जानकी दीदी, क्या तुम्हें पता है हमारे बगीचे में से साग चोरी हो गया। सारा का सारा साग तोड़कर ना जाने कौन चोर बेच आया, पर अब वो चोर बचकर नहीं जा पाएगा, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। सुजाता के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर जानकी घबरा गई। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? अरे, हमने अपने बगीचे में एक वीडियो कैमरा लगा रखा है, जिसमें सारे फोटो और वीडियो से चोर की तस्वीर आ जाएगी। बस अब उस चोर की रिकॉर्डिंग हम पुलिस को दिखाने वाले हैं। वो चोर सामने आ जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा हो जाएगी। कैमरा? पर
कैमरा कहाँ छुपा हुआ था? मैंने तो नहीं देखा। क्या कहा जानकी दीदी आपने? मैंने शायद सही सुना। सुजाता की बात सुनकर जानकी रोने लगती है और सुजाता से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे पुलिस को मत दो। तुम्हारी सारी सब्जियां मैंने ही चुराई है, और उस दिन दवाई, मतलब तुम्हारी पहले जो सब्जी और साग खराब हुआ था, उस पर मैंने ही दवाई छिड़की थी ताकि तुम पैसे कमाकर अमीर ना बन जाओ। मुझे माफ कर दो सुजाता। माता जी, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जानकी को सबक मिल जाता है और वो सीधे रास्ते पर आ जाती है। मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता था। उसकी एक 4 साल की बेटी थी और पत्नी शोभा दोबारा गर्भवती थी। मनोहर का परिवार बढ़ रहा था। इसी चिंता में वो ज्यादा मेहनत करता था। सुबह जल्दी उठकर पानीपुरी बनाने की सारी तैयारी करके मनोहर जल्दी ही काम पर निकल जाता था और शाम तक ठेले पर पानीपुरी बेचता था। मनोहर की पानीपुरी लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए ग्राहक भी आ ही जाते थे। मनोहर, पानीपुरी खिला भाई। आटे की या सूजी की भैया जी? दोनों तरह की खिला दे। है भाई, तेरी पानीपुरी खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि मजा आ जाता है भाई। हाँ मनोहर भैया, 40 रुपए की पानीपुरी पैक कर देना, पानी थोड़ा ज्यादा कर देना। अभी कर देता हूँ। आने जाने वाले लोगों की नजर मनोहर के ठेले पर पड़ी जाती थी, और पानीपुरी तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। इसलिए लोग उसके ठेले पर रुककर पानीपुरी खाते और आगे बढ़ते। पर कुछ दिनों से मनोहर के ठेले पर भीड़ आनी कम हो गई थी, क्योंकि मानसून आ गया था और रोजाना ही तेज बारिश आ जाती थी, इसलिए लोग सड़क पर कम रुकते थे। बिक्री पर असर होने से मनोहर की रोजी रोटी पर भी असर पड़ा था। ये लो, रोटी खा लो। शुभा, क्या बात है? चिंता में दिखाई दे रही हो। पूजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो पड़ोस वाली माला के घर खेलने गई है। वो शरद बाबू आए थे, मकान का किराया मांग रहे थे। बोल रहे थे 15 दिन ऊपर हो गए हैं, उन्हें अगले हफ्ते तक किराया चाहिए, नहीं तो हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। उन्हें हमसे ज्यादा किराया देने वाले किराएदार मिल रहे हैं। अरे तू चिंता मत कर। इस हालत में तू चिंता करेगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। मैं शरद जी को कल बोल दूंगा, वो मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे। मनोहर शोभा को तसल्ली दे देता है, पर वो खुद ही बहुत परेशान था, क्योंकि उसी शाम जब वो काम से लौट रहा था तो लोगों में बारिश और तूफान को लेकर चर्चा बनी हुई थी। अरे मनोहर, तुमने सुना क्या? मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक भीषण तूफान और बारिश के संकेत हैं भैया। सड़कों पर पानी भरा रहेगा, इसलिए हम सब ने तो सोचा है कि कुछ दिन घर से ही ना निकले। तुम ठीक कह रहे हो भैया, 2-4 दिन अब घर पर ही आएंगे। वैसे भी मेरी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है, पर डर भी तो है बारिश में अगर बाढ़ आ गई तो, सड़कों पर पानी भर गया तो, है घर नहीं लौट पाए तो। मैं तो सोचकर ही घबरा रहा हूँ भैया। चलो भाई चलो, समय से घर चलते हैं भैया। मनोहर उस शाम को हुई इस बात के बारे में सोच सोच कर करवट बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अगले दिन जाए या नहीं, पर उसे मकान का किराया भी चुकाना था, इसलिए वो मकान मालिक शरद से बात करने जाता है। शरद जी, मैं अगले महीने तक आपको किराया दे दूंगा। अभी बारिशों का सीजन है तो काम बिल्कुल भी नहीं है। देख मनोहर, मैंने घर किराए पर देने से पहले ही ये शर्त रखी थी कि मुझे किराया समय पर चाहिए, पर तू हर बार ही किराया लेट कर देता है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। तू अगले 2 दिन तक मेरा किराया दे दे, वरना घर खाली कर दे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे से बात करूं, मुझे काम से जाना है। मनोहर चिंता में घुला घर लौट आता है। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अगले दिन फिर से पानीपुरी का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पड़ोस की सुनीता भाभी कह रही थी कि अगले 2 दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है, आप 2-3 दिन काम पर ना जाओ तो अच्छा है। शोभा, मैंने शरद जी से बात की थी, वो नहीं मान रहे हैं। उन्हें अगले 2 दिन में किराया चाहिए, इसलिए मुझे पानीपुरी का ठेला लगाने जाना ही होगा। मनोहर घर से निकल पड़ता है। वो ठेला लेकर जब अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने देखा आज बहुत कम ठेले वाले खड़े थे। उसे पता था कि सबने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए सब 2-3 दिन घर पर ही रहेंगे। मनोहर अभी अपना ठेला तैयार कर ही रहा था कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मनोहर का पूरा ठेला बारिश के पानी से भीग चुका था। उसका बहुत नुकसान हो गया था। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया। सोचा था आज थोड़ी कमाई हो जाएगी तो किराए के थोड़े पैसे देकर शरद जी को संभाल लूंगा, पर अब क्या करूं? आज तो 1 पाई की भी कमाई नहीं हुई। अब तो वापस घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। घर ही चला जाता हूं।
बारिश का पानी सड़कों पर भर रहा है। अगर कुछ देर और रुका तो यहीं फंस जाऊंगा। मनोहर अपने ठेले को अभी लेकर जा ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी तेजी से आती है और सड़क पर फिसलती हुई एक पेड़ से टकरा जाती है। अचानक हुए ऐसे हादसे से मनोहर दंग रह जाता है। वो देखता है कि गाड़ी एक महिला चला रही थी और बराबर में उसके एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी। महिला की ज्यादा चोट आई थी और वो बेहोश हो गई थी। बच्ची को खरोंचे आई थी और वो दर्द से रो रही थी। मनोहर उनके पास जाता है और रोती हुई बच्ची को गोद में उठा लेता है। लोग उसका साथ देने से मना कर देते हैं। हे भगवान, न जाने ये कौन है। चुप हो जा बिटिया, इसके तो हाथ पर चोट आई है। अगर इन्हें कुछ ही देर में अस्पताल नहीं ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। ए भैया, जरा ऑटो रोको। ए भैया, आओ भैया, जरा गाड़ी रोको। कोई रोक ही नहीं रहा, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं इन दोनों को इस हालत में यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी आत्मा इसके लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। अब मैं क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचा है। मनोहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला की हालत गंभीर होती जा रही थी। उसके खून बह रहा था। मनोहर जल्दी से अपने ठेले का सामान उतारता है और बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपने ठेले पर लिटाता है और बच्ची को भी साथ में ठेले पर बिठाकर बारिश में भीगता हुआ बड़ी मुश्किल से एक अस्पताल में पहुंचता है। उसे इस हालत में देखकर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स जल्दी से उस महिला को एडमिट करते हैं। मनोहर उस रोती हुई बच्ची को संभाल रहा था। बच्ची के हाथ में चोट थी। मनोहर ने अपने मोबाइल से अपनी पत्नी शोभा को भी फोन कर दिया था ताकि वो परेशान न हो। कुछ घंटों बाद महिला को होश आता है। वो अपने पति को फोन मिलाती है। कुछ देर बाद उसका पति हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखकर घबरा जाता है। डॉक्टर, सुषमा कैसी है? ये सब क्या हो गया? सुषमा, मुझे तो लगा था तुम अपनी मम्मी के घर पहुंच चुकी होगी। रोहित, मैं घर से निकली थी तो बारिश नहीं थी। मैंने सोचा आराम से पहुंच जाऊंगी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं गाड़ी संभाल नहीं पाई। कीचड़ में वो फिसलती चली गई और उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं था। रोहित, ये भैया बहुत अच्छे हैं। आज इन्होंने मेरी और स्वाति की जान बचाई है। आपकी वाइफ ठीक कह रही हैं। आज की दुनिया में ऐसी मदद कोई नहीं करता। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये भैया बारिश में अपने ठेले पर आपकी पत्नी और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आए थे। मैं आपका एहसान किस तरह से चुकाऊंगा? आपने जो मेरे लिए किया है, उस एहसान के बदले में आपके लिए कुछ भी कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाबूजी, ये तो मेरा धर्म है। अगर मुसीबत में पड़े लोगों की जिसने सहायता नहीं की तो वो इंसान ही क्या। रोहित को पता चलता है कि मनोहर पानीपुरी का ठेला चलाता है। वो देखता है कि मनोहर बहुत गरीब और मजबूर है, जो अकेले ही बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहा है। मनोहर भैया, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मकान का किराया भी भर जाएगा और आपके परिवार की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आपकी अपनी पानीपुरी और चाट की दुकान होगी, जिसको खुलवाना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित की बातें सुनकर मनोहर के चेहरे पर खुशी झलक आती है। कुछ ही दिनों में रोहित मनोहर को पानीपुरी और चाट की एक बड़ी और अच्छी दुकान खुलवा देता है। मनोहर को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।